हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम उपस्थित है सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 का आपको साइंस का क्वेश्चन लेकर, जो आपको वीवीआई इम्पोर्टेंट यही प्रश्न आने वाला है आपको। तो ये क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल ही रट जाइए और एग्ज़ाम में आप लोग को फुल मार्क्स एकदम गारंटी है आप लोग को यही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इससे लाभ मिल सके और वो अपना नंबर भरपूर ले आए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि निम्नांकित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। निम्नांकित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो अपवर्तनांक जब पूछे अधिक होता है तो इसका सही जवाब होगा बी, हीरा। हीरा का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक बहुत ही अधिक होता है। फिर मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सही जवाब होगा डायमंड। डायमंड इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि अवतल दर्पण की दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य और कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धनात्मक। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, हरदम पॉजिटिव होता है। तो इसका सही जवाब होगा धनात्मक। धनात्मक में इस प्रश्न का सही जवाब है। किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। मुख्य फोकस की संख्या कितनी होता है। तो इसका सही जवाब होगा 2। इसका हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग के बीच, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो इसका सही जवाब होगा अवतल। इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है, जिसको इंग्लिश में कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए। अवतल दर्पण के फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, F=R/2। जो फोकस होता है वो त्रिज्या की आधी होती है, त्रिज्या की आधी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग के बीच आएगा कि निम्नलिखित में से कौन लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो इसी तरह हमारे वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि दृश्य प्रकाश किस वर्ण के तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैगनी। तो बैगनी में न्यूनतम प्रकाश होता है और लाल में सबसे अधिक प्रकाश होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है यह दर्शाता है। तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है, तो यही प्रकाश की घटना को दर्शाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निर्वात में। इसको इंग्लिश में वैक्यूम भी कहा जाता है। तो वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं।
तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका सही जवाब होगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो इसका सही जवाब होगा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दुगना। तो दुगना हो जाता है कब, जब विद्युत सेल के धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के तुलना में दुगना हो जाता है। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है समानांतर क्रम में, बी श्रेणी क्रम में, सी ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा बी नर्म लोहा। नर्म लोहा का प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। आप लोग के बीच आ रहा है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो आगे हम देखेंगे कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति कौन है। निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन है। तो इसका सही जवाब होगा बी सौर सेल। सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। वह प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन ऊर्जा का चाल पवन का चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा 12 से 14। 12 से 14 होना चाहिए पवन विद्युत जनित ऊर्जा पवन की चाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने अगले प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल होता है। सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। सेल का विद्युत आवेश सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य विद्युत वाहक बल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। तो इसका सही जवाब होगा प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से की जाती है। तो इसी तरह हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्ष ओहो। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच है कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो इसका सही जवाब होगा डी फाइबर में। वर्ण विक्षेपण फाइबर में असंभव है और कांच निर्वात और जल में यह संभव है। तो इस प्रश्न को आप लोग बैठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर।
तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। तो इसका सही जवाब होगा नीचे की ओर मोड़ देता है। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को नीचे की ओर मोड़ देता है। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो आगे हम देखेंगे कि 2Zn प्लस O2 बराबर 2ZnO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए इस अभिक्रिया के बारे में पूछा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे और कैसे बनाएंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो ये होगा उपचयन। 2Zn प्लस O2 बराबर 2ZnO2 कैसी अभिक्रिया है, तो ये है उपचयन। इस प्रश्न को आप लोग रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये देखिए इसका सूत्र होता है कि खाने से बाई होता है, खाने से बाई होता है। तो बाई होता है तो यहाँ देखिएगा बीच में H देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग कीजिएगा कि NaHCO3 तो इसका ऑप्शन ए सही है। खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु कौन है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है। तो इसका सही जवाब होगा बी, पारा। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व कौन सा है। तो ये है He, जिसको हम लोग हीलियम के नाम से भी जानते हैं। He जो है शून्य समूह के, जिसमें रेडॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये सब आता है, हीलियम आता है। तो ये प्रश्न हमेशा आता है। इसको अक्रिय गैस भी कहा जाता है। अक्रिय समूह, जीरो समूह, जो आप लोग कहेगा हैलोजन तत्व, सब इसी को कहा जाता है। हम देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ए, पीला रंग का हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो परिवर्तित होकर जो हो जाता है वो पीला रंग का हो जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा CO2। CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। कि गंधक का परमाणु संख्या क्या है। गंधक का परमाणु संख्या क्या है। तो इसका सही जवाब होगा D, 16। गंधक का परमाणु संख्या 16 होता है। कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में। तो अम्ल जल में क्या करता है। तो ये इसका ऑप्शन होगा ए। यहाँ पर ए हो जाएगा, ए आयनित होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। अम्ल जल में आयनित होता है। प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है कि अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड होता है। अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड होते हैं। इसका सही जवाब होगा बी, अम्लीय। अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है। तो इसका सही जवाब होगा बी, अम्लीय। हैं कि सोने में निम्नलिखित में से कौन से धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा Cu। तांबा को सोना में मिलाकर यह मिश्र धातु तैयार किया जाता है, क्योंकि सोना में तांबा को मिलाया जाता है। देखेंगे कि NaCl प्लस AgNO3
बराबर AgCl प्लस NaNO3 निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब होगा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये जो अभिक्रिया है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अभिक्रिया हमेशा एग्जाम में आते रहता है और इस बार भी आने वाला है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सिलिकॉन है एक अधातु, एक धातु, एक उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए अधातु। ए अधातु। अगर आपको लगता है ये कोई क्वेश्चन का जवाब गलत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हमें सलाह दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो 35वां प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा हैलोजन्स। हैलोजन्स के से बाहरी सेल जो है पूर्ण रूप से भरे हुए थे, कहा जाता है कि इसका अष्टक पूरा हुआ रहता है, उससे हैलोजन तत्व कहा जाता है। हैलोजन तत्व जिसमें हमने बताया था कि He, Zn ये सब जो होता है वो हाइड्रोजन तत्व होता है। रेडॉन, क्रिप्टॉन ये सब हाइड्रोजन तत्व होता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र जिसको चौक भी कहा जाता है, चौक भी कहा जाता है, इसको खड़िया का चौक भी कहा जाता है। तो इसका सूत्र होता है CuSO4। CuSO4 भी इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नांकित में से कौन सा अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो इस प्रश्न को कैसे हम लोग लिखेंगे कि कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड पूछेगा तो Na2O5 होता है, Na2O5। इसका सही जवाब होगा C, Na2O5 सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। कि निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है, कौन एल्काइन है। तो एल्काइन का सूत्र सबसे पहले आना चाहिए कि C2H2N-2। यही आपको एल्काइन का सूत्र होता है, C2H2N-2। तो इस पर जो आप लोग को एल्काइन बन जाएगा वो आपका इस सूत्र हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा C2H2। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि C2 हो गया, H के जगह 2, N के जगह हम लोग 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा C2H2। तो इसी तरह आप लोग को याद रखना है एल्केन कीन काइन, एल्केन कीन काइन। तो CnH2n जो तो होता है वो एल्केन का होता है और +2 लगेगा तो एल्कीन हो जाएगा, और एल्काइन जो है उसमें -2 लगता है। तो यही आप लोग को याद रखना है और एग्जाम में बेहतर नंबर लाना है। हम लोग कि CH3OC2H5 का IUPAC नाम क्या है, IUPAC नाम क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेथॉक्सी एथेन। इसका सही जवाब IUPAC नाम मेथॉक्सी एथेन होता है। 40वां प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है कि निम्न में से कौन सी यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एथेनॉल। एथेनॉल को ईंधन के रूप में यूज किया जा सकता है। तो इसमें कोई अगर गलती हो तो छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित में से कौन सा उत्पाद बनाता है। निम्नांकित में से कौन सा उत्पाद बनाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 Na2ZnO2 + H2। इसका सही जवाब होगा।
आगे हम लोग देखेंगे कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये खाने वाला सोडा और धोबिया सोडा को आप लोग याद कर लीजिएगा कि इसका कैसे हमारा कौन सा रासायनिक सूत्र होता है, याद करने में ही इसको भलाई है। तो इसका सही सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ऑप्शन ए इसका इस प्रश्न का सही जवाब है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात क्या होता है। HNO3 और HCl का अनुपात क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1:3। इसमें HNO3 1 होता है और HCl की मात्रा 3 होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है, कौन अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, तो इसका ऑप्शन है CuO, बी में है MgO, सी CaO और डी SO2। तो इसका सही जवाब होगा डी SO2। डी SO2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। SO2 अम्लीय ऑक्साइड है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका सही जवाब होता है ए अम्ल। तो इसको याद करने के लिए एक सूत्र होता है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा क्षार। इसका सही जवाब होगा क्षार। तो इसको याद करने के लिए अनिल याद रखिएगा। इसको याद करने के लिए अनिल याद रखिएगा। आप लोग कभी इसको नहीं भूलिएगा कि जो अम्ल होता है वो नीला को लाल करता है, जो अम्ल होता है नीला को लाल करता है, और जो क्षार है वो लाल को नीला करेगा। लेकिन इस प्रश्न में है कि लाल को नीला कर देने वाला को हम लोग क्षार कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्षार इस प्रश्न का सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हम लोग आगे हैं कि स्वस्थ शरीर के समान pH मान कितना होता है। स्वस्थ शरीर का pH मान कितना होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 7.0 से 7.8। 7.0 से 7.8 स्वस्थ शरीर का pH मान होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नांकित यौगिक में कौन जल में विलय है। निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है, तो इसका सही जवाब होगा बी बेंजीन। बेंजीन जल में विलय होता है। बेंजीन जल में विलय होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नांकित में कौन अम्लगम बनाता है। निम्नांकित में से कौन अम्लगम बनाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा CuZn। तांबा और जस्ता अम्लगम बनाता है। तांबा और जस्ता इस प्रश्न का सही जवाब होगा। वीडियो का लास्ट प्रश्न लेकर उपस्थित हैं आप लोगों के बीच कि निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन को जिंक को विस्थापित कर सकती है। जिंक को विस्थापित कर सकती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी कॉपर। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए। शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सभी को एग्ज़ाम देना है और सभी को अच्छे नंबर से पास करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा और कुछ इसमें गलत होगा तो छोटा भाई समझकर माफ़ कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।